Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 11 after the possibly after the first sessional pivoting strategies. इससे पहले हमने Gaussian elimination method with backward substitution ये स्टडी किया और उसके बाद हमने उसका एल्गोरिथम स्टडी किया। एल्गोरिथम के अंदर और जो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसका अगर डायगोनल एलिमेंट जो है अगर वो हमारे पास 0 हो जाता है तो इस केस के अंदर हमें रो इंटरचेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये A11 है, ये A22 है और लेट से A22 हमारे पास अगर ये एलिमेंट 0 हो गया तो हमें यहाँ पे जो सबसे पहली नॉन जीरो रो होती है उसके साथ हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो रो इंटरचेंज करने से हमारा मेथड फिर से वर्केबल हो जाता है। हाँ, अगर A22 के बाद सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, सारे उस कॉलम के अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज 0 हैं और A22 भी 0 है, तो अब हम इस तरीके से हम इस समटाइम्स हमें इस कॉलम को इग्नोर करके आगे चलना पड़ेगा या अदरवाइज हमारा जो सोल्यूशन है वो यूनिक आने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि हमारे पास A22 अगर 0 हो तो ही हमने रो इंटरचेंज करनी है। बाज़ औक़ात हमें राउंड ऑफ एरर को डिक्रीज करने के लिए हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है कि अगर हमारे पास A22 जो है एलिमेंट ये इसका जो वेट है बहुत स्मॉल है, यानी जो ये नंबर है ये बहुत स्मॉलर नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रो इंटरचेंज परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के बाद जो रिलेटिवली थोड़ा बिगर नंबर होता है उसको A22 के साथ ले आते हैं, इसकी जगह पे ले आएंगे। और इसका फ़ायदा में ये होता है कि जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में देखा था कि सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। कैसे होता है जब सेम नंबर्स आपस में माइनस होते थे तो हमारे पास नोमिनेटर में जो नंबर होता था वो बहुत ज़्यादा छोटा आ गया। फॉर एग्जांपल ये मैं अभी एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे, उसी में से एक मैंने डिजिट ले लिया, ये 0.003। अब अगर ये किसी बड़े नंबर से डिवाइड होता है लेट से, तो ये टोटल वैल्यू जो है ये और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हमारे पास यहाँ पे ये केस तो नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा कि जो A22 अगर छोटा हो गया, लेट से A22 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.003, तो अब हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे A32 था तो A22 से डिवाइड करना पड़ता है और A32 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी R2 को हम यूज़ करें, R3 में चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें A22 से डिवाइड करना पड़ता है। अब A22 से हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो A22 तो अब हो गया स्मॉलर नंबर हो गया और यहाँ पे हमारे पास नंबर लेट से 5.91 आ जाता है। तो 5.91 को जब हम इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा, 5.91 डिवाइड बाई 3। अब देखें ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो बेसिकली 1000 ऊपर चला गया। तो आपने देखा कि नंबर पहले 5.91 था और अब क्या हो जाएगा, ये नंबर 5910 डिवाइड बाई 3, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हमारे पास। और इस वैल्यू के बड़े होने की वजह से जो राउंड ऑफ एरर है वो भी हमारी बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पिवटिंग स्ट्रेटेजी। और पिवटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हम अगर पिवट एलिमेंट स्मॉलर हो तो हम रो इंटरचेंज करते हैं और कोई रिलेटिवली बड़ा नंबर इस जगह पे ले आते हैं ताकि जब हम डिवाइड करें तो छोटे नंबर से डिवाइड होकर टोटल होल नंबर सारे का सारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना आ जाए। तो एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन पहले देखते हैं कैसे अराइज होती है और अराइज होने के बाद हमारे पास रिलेटिव एरर जो है वो कितना इंक्रीज कर जाती है, और फिर हम देखते हैं कि पिवटिंग स्ट्रेटजी जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो लेट्स से वी assume a problem
So apply Gaussian elimination to the system using the 4-digit arithmetic with rounding and compare the result to the exact solution. x1 is equal to 10 है 0.00 up to 4 significant digits and x2 is again 1.000 up to 4 significant digits. अब यहाँ पे जिस तरह हमने फाइनल डिजिट अरिथमेटिक में पढ़ा था तो हमें हर जो कैलकुलेशन है वो अप टू 4 डिजिट करनी पड़ेगी। हम कोई भी कैलकुलेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर में नहीं कर सकते। इसको अगर हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.003, जो आखिरी 3 जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट है, 59.14, 5.292 और 6.130। अच्छा यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली बुक में यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हम इस सोल्यूशन यही फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम चेंज लिखकर नहीं आते। 6.130 और ऑगमेंट हम करेंगे इसको 59.17 से और 46.78 से। ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है, मॉडल प्रॉब्लम है, जिसके ज़रिए हम इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे लिखकर 0 आना है, डायगोनल से नीचे 0 आना है, एक ही जगह 0 बनाना है, एक ही रो ऑपरेशन होगा। R2 माइनस ये R1 को हमने यूज़ करना है, चीज़ हमारे पास R2 में आएगी। अब हमने डिवाइड करना है किससे, 0 पॉइंट और मल्टीप्लाई करना होगा 5.291 से, और ये पूरा ऑपरेशन हमें हर एक के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि R1 की जगह पे हमारे पास जो पहला है, हमारे पास जब हम ये करेंगे तो 0 पॉइंट इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये जो अगर हम एक्चुअली ये परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन यहाँ पे तो ये एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा, लेकिन हम इस चूंकि मॉडल प्रॉब्लम है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जब हमने ये ऑपरेशन किया तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया और पहली रो में कोई चेंज नहीं आनी, वो रो हमारे पास एज इट इज आएगी। अब हमने ये वाला एलिमेंट जो है ये फाइंड करना है। तो इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए पहले R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6.130 माइनस 5.291 डिवाइड बाई और R1 की जगह पे आ गया 59.14। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कि हमारे पास 5.291 डिवाइड बाई 0.003, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1763.6667। हम 4 डिजिट लेंगे तो 176 आ गया, 3 था, 3 से आगे देखा 5 से बड़ा नंबर है तो ये 4 हो गया। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में हमारे पास आंसर ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1764 मल्टीप्लाई बाई 59.14, तो ये आंसर आया मेरे पास अब यहाँ पे 104,322.96। अब अगेन मुझे यहाँ पे इसका जो आंसर है उसमें मुझे 4 डिजिट्स चाहिए, तो मेरे पास ये फर्स्ट डिजिट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, बाकी डिजिट्स मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगा, 1043 के बाद देखो जो नंबर है वो 2 है, अगर ये 5 होता तो मैं 3 की जगह 4 कर देता, अब 5 से छोटा है तो यहाँ पे 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने इसको 1043 खाली ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, हमें बाकी की जगह पे 0 अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिजिट्स 4 ही लेने हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 104300। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखें।
नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखने के बाद 4 डिजिट ले लें, बाकी सब खत्म कर दें, काट दें, जिस तरह हम इस तरह काट देते हैं ना, उस तरह से काट दें, क्योंकि राउंडिंग तो यहाँ पे हो नहीं रही। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास आंसर यही आएगा। अब 6.130 से हमने इसको माइनस करना है। 6.130 माइनस 104,300, ये मेरे पास आंसर जो आया यहाँ पे, ये आया जी 104,293.87। तो जब मैं 4 डिजिट दोबारा से लेता हूँ तो 104 आ गया, 2 से अगला डिजिट 5 से बड़ा है, 9 है, तो मुझे इसको 3 करना पड़ेगा और बाकी अगेन 0 आ गया। तो देयर विल बी नो चेंज, यानी मैं आपको इस तरह समझाऊं कि 104,300 कि अगर किसी ने आपके 1,04,300 रुपये देने थे, ठीक है, तो अब वो कहता है कि मैं आपको 6 रुपये और 13 पैसे वापस कर देता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब 1,04,300 रुपये देने थे और 6 रुपये वापस करने का मतलब है कि नहीं दिए उसने भी कुछ भी, ये बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यू है, इसका कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास 104,300 ये वैल्यू आ गई, तो ये आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं 104,300। अब सिमिलरली यही ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इसमें जब परफॉर्म करेंगे हमारे पास, तो इस केस में वो हमारे पास ये दो नंबर्स चेंज होंगे ना, और ये कैलकुलेशन भी हमारे पास चेंज हो जानी है सारी। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स आने हैं वो आने हैं हमारे पास, R2 की जगह पे आ जाएगा 46.78, R1 की जगह पे आ जाएगा 59.17। तो यहाँ पे तो 1764 यही आंसर आएगा, इसमें तो चेंज आनी नहीं है। और अब 1764 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1764 को जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 104,375.88। अब यहाँ पे 4 डिजिट लेंगे तो ये हो जाएगा 104, अगला 7 है तो 4 आ जाएगा, 104,400 और 46.78। अब देखें 40 रुपये से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं कि नहीं पड़ता। 46.78 माइनस 104,400, तो अगेन हमारे पास अब आंसर आया 104,353, अगेन तो नहीं है, डिफरेंट आया। अब हम 4 डिजिट्स जब लेंगे तो अभी भी देखें ये 5 आ गया, तो 5 ने इसको दोबारा 4 बना दिया। इसका मतलब है 46 रुपये भी देंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये 104,000 ये हमारे पास यहाँ पे इसका ये आंसर आ गया 4,400। अब इसके बाद हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए भी हमें ये सारे का सारा प्रोसेस का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे जब बैकवर्ड हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 10,400 डिवाइड बाई 104,300। ये अगर आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड याद है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। 10,400 डिवाइड बाई 104,300, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.0030 आ रहे हैं, फिर 95 आ रहा है हमारे पास, और आगे भी कुछ डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं यहीं पे 4 डिजिट में मिल जाएंगे 1, ये 3 जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए। अब इस आखिरी जीरो के बाद 9 है, तो जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखेंगे 1,001, ये हमारे पास आंसर आ गया x2 का। तो x2 का जो आंसर था वो हमारे पास था 1 था, अब आ गया 1.0001,
विच इज़ वेरी क्लोजर। तो आंसर ये बुरा नहीं है, आंसर ये बेटर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा x1 भी इसी तरह बेटर आएगा, लेकिन चूंकि हमारे पास अब पिवट एलिमेंट बहुत छोटा है तो चांसेस कम है। अब x1 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी होगी, तो उसमें क्या करेंगे हम, इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। 59.17 और इसमें माइनस क्या हो जाएगा, ये 59.14 मल्टीप्लाई बाई x2, 59.14 मल्टीप्लाई बाई x2 जो है हमारे पास है वो 1.0001 है। और इस सब ने जो डिवाइड होना है वो अब डिवाइड किससे होना है, x1 के कोफिशिएंट से, विच इज 0. अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये डिवीजन जो है बहुत स्मॉलर नंबर की डिवीजन आ चुकी है, पहले भी आई थी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 59.14 को, 59.14 मल्टीप्लाई बाई 1.001, तो ये आंसर आया जी 59.19914। अब अगर हम 4 डिजिट लेंगे तो ये हो जाएगा, इस 9 ने ये जो 9 है ये तो हमने रखना है ना, अगला 9 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इसकी वजह से इस 9 को हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20, 59.20। सो 59.17 माइनस 59.20, सो 59.17 माइनस 59.20, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, डिवीजन वैसी हो रही है अभी, ये एक 0 रहेगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए। अब इसको जब माइनस किया तो ये आ गई थी हमारे पास माइनस 0.03 और डिवाइड यूसी से हो रहा है 00300 से, तो ये नेगेटिव में हमारी वैल्यू आ गई है। तो 0.03 डिवाइड बाई 0.003, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -10, और जो एग्जैक्ट आंसर हमें गिवन था वो था 10। ओ ये तो बराबर नहीं है, ये हमारे पास 10 था, यहाँ पे -10 आ गया, तो ये तो काफी फर्क हो गया। -10 यहाँ पे आता है, ये 0 है, और 10 यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो हमारे पास एरर आ रही है यहाँ पे, एब्सोल्यूट एरर, वो तो 20 की आ रही है। और अगर हम इसको एग्जैक्ट आंसर से डिवाइड भी कर देंगे रिलेटिव एरर के लिए, तो रिलेटिव एरर भी हमारे पास 2 आ रही है, विच इज क्वाइट बिगर, क्योंकि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक सॉल्व किया, 10 to the -4 की एरर हमारे पास आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही है। तो जब हम इसको दोबारा से इसको परफॉर्म करेंगे यूजिंग द पिवटिंग स्ट्रेटेजीज, पिवटिंग स्ट्रेटेजीज में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रो इंटरचेंज करेंगे। रो इंटरचेंज करने के बाद अब हमारे पास जो सिस्टम बन के आएगा वो ऐसे हो जाएगा 5.291 0.003 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 59.14 और 6 माइनस 6.130, मैंने माइनस ही लिया हुआ था ना पहले भी, ओहो माइनस क्यों नहीं लिया था हमने यहाँ पे तो हमारे पास माइनस था, तो आंसर हमने कैसे सही हो गया, ये बेसिकली यहाँ पे एक माइनस की गलती हो गई थी, लेकिन इससे हमारे आंसर में खुशकिस्मती से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि कहाँ पे था, यहाँ 6.130 जैसे पिछला वाला हमने किया था, वहाँ पे ये नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ रहा था, इस जगह पे जब 6.130 आया था, तो फ़र्क वो इसलिए नहीं पड़ेगा कि ये भी नेगेटिव था वो भी नेगेटिव था, लेकिन ये 6.130 जब इसमें हम ऐड करेंगे ना 10440 में या 10430 में, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10430 इसमें अगर आप 6.130 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा दोबारा से इसको, 10430 जब इसमें मैं ऐड करूँगा 6
0.130, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पे 104306.13। तो बेसिकली 4 डिजिट लेंगे, अगला डिजिट 0 है, तो ये मेरे पास सेम आंसर आएगा। तो ऐसा यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो वो आप एज्यूम कर लीजिएगा कि जो वैल्यू थी ये हमें नेगेटिव ही लेनी थी, और नेगेटिव लेने से ये सारी कैलकुलेशन जो हमने की है सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। अच्छा, जब हमने इसको रो इंटरचेंज किया है तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 5.291 ऊपर ले गए हम, और इसके साथ हमारे पास जो एलिमेंट थे वो है -6.130, ये भी ऊपर आएगा -6.130, और सेकंड रो में जो आखिरी हमारे पास है वो है 46.78, और फर्स्ट रो में जो हमारे पास है यहाँ पे 59.14, और ये है 59.17। अब इस रो इंटरचेंज का फायदा ये होगा कि जो पहले डिवीजन बाई 0 आ रही थी, अब डिवीजन बाई स्मॉलर नंबर नहीं होगा, और डिवीजन बाई स्मॉलर नंबर ना होने की वजह से हमारी राउंड ऑफ एरर करेक्ट हो जाएगी। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि पूरा प्रोसीजर आपने रिवाइज करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 4 डिजिट विद राउंडिंग तक। इस पूरे प्रोसीजर को रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आपने देखना है कि आपका आंसर अब क्या आ रहा है। तो यू विल सी कि अब आंसर जो है ना -10 नहीं आएगा, बल्कि वो 10 के क्लोजर आएगा, और रिलेटिव एरर जो है वो भी 10 to -4 तक ही आ रही होगी। तो आप ट्राई कीजिएगा, और इसको आपने करके नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप एक ये टास्क हो गया, और आपको एक और प्रॉब्लम मैं आपको बुक से दे रहा हूँ कि वो आपने इसको परफॉर्म करना है। ये भी आप प्रॉब्लम ले लीजिएगा, इसको भी आपने पहले एक्चुअल सोल्यूशन आपको गिवन है, पहले आपने सिंपल करना है, उसके बाद फिर पिवटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रो इंटरचेंज करनी है, और रो इंटरचेंज करने के बाद आपने देखना है कि आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच।